हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं सुधा गुप्ता, एसकेवी मैगजीन रोड से आपकी एसएसटी की टीचर। आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 45। ये कार्यपत्रक 17 अक्टूबर 2020 के लिए है। आज हम सामाजिक विज्ञान का इतिहास पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। नाजीवाद और हिटलर का उदय भाग 3। इसका भाग 1 और भाग 2 पिछले कार्यपत्रकों में हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हिटलर का उदय। हिटलर के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन हमने पिछली वर्कशीट में ऑलरेडी पढ़ा था। अब हम इसके बारे में आगे जानते हैं कि हिटलर कौन था और उनका उदय कैसे हुआ। हिटलर का उदय। हिटलर जर्मन सेना में सिपाही था। हिटलर कौन था? जर्मन सेना में सिपाही था। और आपको पता है बाद में जब प्रथम विश्व युद्ध हारने के बाद जर्मन में सिपाहियों को बहुत महत्व दिया जाने लगा। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय और वार्साराय की संधि ने उसे दुखी और आग बबूला कर दिया। तो वो एक सिपाही था। हिटलर जो था वो जर्मन सेना का एक सिपाही था और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन बहुत बुरी तरीके से हार गया। और हार के बाद वार्साराय संधि आपको पता ही है कि कितनी बुरी तरीके से अपमान किया गया था जर्मनी का। तो इस तरीके से वार्साराय की संधि ने उसे बहुत ही दुखी और आग बबूला कर दिया। किसको? हिटलर को। आगे देखते हैं। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली। उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी जो बन गई थी उसकी सदस्यता ली, जिससे बाद में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। तो जो जर्मन वर्कर्स पार्टी थी, हिटलर ने उसे ज्वाइन किया और बाद में उसी पार्टी को नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। इसी को नात्सी पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो आगे चल के नात्सी पार्टी बहुत पॉपुलर हुई थी। तो यही जो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी थी, इसी को आगे जाके नात्सी पार्टी का नाम दिया गया। अर्थव्यवस्था की बदहाली, यानी कि आपको पता ही है, पिछली वर्कशीट में आपने पढ़ा ही था कि अर्थव्यवस्था का कितना बुरा हाल हो गया था जर्मनी के, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना लग गया था 6 अरब पाउंड का, और इसके साथ ही और भी बहुत सारी चीजें हुई थी। तो अर्थव्यवस्था की बदहाली, राजनीतिक खालीपन, समाज में गहराते जा रहे संकट ने, मतलब ये सारी चीजें हो गई थी। अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हालत में थी। राजनीतिक खालीपन यानी कि लोगों को, नागरिकों को जो उनकी सरकार थी उस पर भरोसा था ही नहीं। जो नई सरकार बनी थी उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। यानी जब जनता बहुत दुखी होती है, परेशान होती है, समाज में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, तो हर किसी को इंतजार होता है किसी एक ऐसे व्यक्ति के आने का कि जो उनकी समस्याओं को सॉल्व करेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। तो सबको वो जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला दिखा, वो किस में दिखा? हिटलर में दिखा। कैसे? इस तरीके से हिटलर का जो रास्ता था वो साफ हो गया। महामंदी के दौरान नात्सीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण किया। कैसी स्थिति चल रही थी? महामंदी की स्थिति चल रही थी। क्यों? क्योंकि जर्मनी हार गया था, उसके ऊपर जुर्माना लग गया। जुर्माना लगने के बाद उसके काफी सारे हिस्से दूसरे देशों ने छीन लिए। उनके जितने भी खनिज थे जो काफी संपन्न थे, वो भी उनसे छीन लिए गए। तो इस तरीके से देश में बेरोजगारी शुरू हो गई, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, स्थिति बहुत खराब हो गई, अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा डाउन होने लगी, उनके मुद्रा की कीमत गिरने लगी। ऐसी सिचुएशन में महामंदी के दौरान में नात्सीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे। क्या हो गया? 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था 1929 में हुआ क्या था। 1929 में अमेरिका अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, जर्मनी की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, उनकी मदद करने के लिए सामने आता है। एक तरीके से उनको लोन प्रोवाइड करता है और जो उनको हर्जाना देने की शर्तें थी उसमें बदलाव करता है। पर होता क्या है, 1929 में बैंक जो बना था उसमें भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और सडन जो जर्मनी को हेल्प मिल रही थी अमेरिका से, वो अचानक बंद हो जाती है। उसके कारण जर्मनी की हालत जो थी वो और बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। तो 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे। यानी कि जो भी काम धंधे थे वो कैसे क्या हो रहे थे? बंद होते जा रहे थे। मजदूर बेरोजगार हो जा रहे थे। मध्यम वर्ग की
जो मध्यम वर्ग था, मध्यम वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। यानी कि जो मध्यम वर्ग के लोग थे, मिडिल क्लास लोग थे, वो क्या सोच रहे थे कि अब ऐसी स्थिति आ जाएगी कि भुखमरी की स्थिति पैदा होने लगेगी। तो लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था लोगों को। ठीक है, आगे देखते हैं। नात्सी प्रचार में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई दी। यानी कि नात्सी जो लोग थे वो हिटलर का प्रचार कर रहे थे, और इस तरीके से जो प्रचार किया जा रहा था कि लोगों को एक नई उम्मीद दिख रही थी कि शायद यही वो लोग हैं। सबको लग रहा था शायद यही वो व्यक्ति है, यही वो नात्सीवाद लोग हैं जो शायद जर्मनी को दोबारा से ठीक कर सकते हैं। 1929 में नात्सी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटैग के लिए चुनाव में महज 2.6% वोट मिले थे। यानी कि 1929 में नाजी पार्टी जो जर्मन के संसद राइक्सटैग, जर्मन का जो संसद है उसका नाम है राइक्सटैग, तो राइक्सटैग में जो चुनाव हुए उसमें जब नाजीवाद खड़े हुए तो उनको सिर्फ 2.6% वोट मिले। जबकि 1932 में, उसके कुछ 3 साल बाद ही 1932 तक आते आते 37% वोटों के साथ वह सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। यानी कि आगे चल के क्या हुआ कि उनको काफी सारे वोट मिलने शुरू हो गए, 37% उनको वोट मिले, और इस वोट से जो नात्सीवाद थी वो एक सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी वहां पर। आगे देखते हैं नाजी प्रचार की कला। नाजीवाद जो थे उन्होंने अपनी प्रचार को कैसे बढ़ाया, कैसे उन्होंने अपने प्रचार को बढ़ाया, फैलाया, लोगों तक पहुंचाया। नाजी हिटलर जबरदस्त वक्ता था। वक्ता कौन होता है? एक अच्छा नेता जो बहुत अच्छा बोल सकता है, सही बोलने वाला, बहुत अच्छा बोलने वाला, लोगों को आकर्षित करने वाला। तो नाजी हिटलर जबरदस्त वक्ता था, यानी बोलने में बहुत अच्छा था। वो अपने जोशीले भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, यानी वो क्या करता था, बहुत जोशीले भाषण देता था। अपने शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वार्साराय की संधि में नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने, बेरोजगारों को रोजगार। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो समाज में समस्याएं क्या चल रही थी जर्मन में, पहली समस्या थी कि वो युद्ध में हार गए थे। ठीक है, तो उनके देश की जो स्थिति थी वो बहुत खराब हो गई थी। तो उन्होंने जर्मन जो हिटलर था वो क्या कर रहा था, कई तरह की लोगों को मतलब ऐसी चीजें बता रहा था, लोगों को इस तरीके से अपने भाषण से आकर्षित कर रहा था। एक तो अच्छा वक्ता था, बहुत अच्छा बोलता था, तो अपने जोशीले भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, यानी कि वो लोगों को यकीन दिला रहा था कि आने वाले भविष्य में वो जर्मन को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाएगा, एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करेगा। वार्साराय की संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध, यानी कि वार्साराय की संधि में जो जर्मन के साथ नाइंसाफी हुई है, इतना ज्यादा जुर्माना लगाया, उनकी इतनी सारी खनिजों को हड़प कर लिया गया, क्षेत्रों को हड़प कर लिया गया, तो उन्होंने कहा कि इसका प्रतिशोध यानी इसका बदला लिया जाएगा, और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने। जर्मन में काफी सारी अपमानजनक टिप्पणियां भी हो रही थी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जर्मन ने जो अपना सम्मान खोया है वो सम्मान वापस दिलाया जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार दिलाया जाएगा, नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देता था। यानी कि हिटलर कहता था जितने भी नौजवान हैं आने वाले भविष्य में उनको एक सुरक्षित भविष्य दिया जाएगा। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी, यानी कि हिटलर जो था उसने राजनीति का एक नया तरीका अपनाया था, उसने अपना एक नया तरीका इन्वेंट किया था। वह लोगों को इकट्ठा करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। आडंबर और प्रदर्शन का मतलब होता है कि कई तरह की ऐसी चीजें क्रिएट करना कि लोग आकर्षित हों और इकट्ठा हों एक जगह पे, और जब लोग इकट्ठा होंगे उसके बाद वो स्पीच देता था, भाषण देता था, लोगों को अपने भाषण से आकर्षित करके अपनी तरफ लेकर आता था ताकि लोग उससे आकर्षित हों, उसको वोटिंग करें और उसको जिताएं। ठीक है, तो इस तरीके से वो इस अहमियत को समझता था। लोगों में समर्थन दर्शाने और परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नात्सियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की।
ठीक है। जैसे हमारे देश में भी क्या होता है, जब इलेक्शंस होते हैं तो जगह जगह प्रदर्शन होते हैं, जनसभाएं होती हैं, रैलियां होती हैं, आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो ये सारी चीजें हिटलर ने शुरू की। क्या करता था, लोगों को एकत्रित करने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए वो बड़ी बड़ी रैलियां निकालता था, जनसभाएं करता था। जनसभा यानी जनता की सभा, जनता को इकट्ठा करके सभा करना, तो इस तरीके से जनसभाएं करता था। स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नात्सी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। यानी कि वो जिस तरीके के काम करता था ये सारी चीजें होती थी। उसका अपना एक झंडा होता था, नात्सी सैल्यूट होते थे, भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियां बजाई जाती थी। जैसे कि कुछ तालियां तो कॉमन होती हैं जो बजती हैं, और कुछ तालियां कुछ स्पेशल तरीके से आपने स्कूल के असेंबली में भी सीखा होगा। तो ऐसे ही इस तरह की चीजें करवाता था वो। आगे देखते हैं, नात्सियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक अवतारी के रूप में पेश किया। यानी कि जो नात्सीवाद थे उनका लीडर कौन था, हिटलर था। तो वो जो नात्सी लोग थे वो क्या करते थे, इस तरीके से खुद को प्रदर्शित करते थे, इस तरीके से दिखाते थे कि हिटलर जो है वो एक मसीहा है जो जर्मन को बदल देगा, जर्मन की सारी समस्याओं को हल कर देगा, जर्मन को एक नया जर्मन बना देगा, एक सम्मानजनक जर्मन बना देगा। तो इस तरीके से हिटलर को जो नात्सी लोग थे वो एक मसीहा, एक रक्षक, एक अवतारी के रूप में पेश करते थे। आगे देखते हैं, यह छवि उस समाज को अच्छी लगती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था। यानी कि नाज़ी जो लोग थे उनकी प्रतिष्ठा और उनका जो गर्व था वो चकनाचूर हो चुका था। आपको पता है युद्ध में हारने के बाद उनकी स्थिति क्या हुई थी। तो इस कारण से जब इस तरह का कोई मसीहा उनके सामने अवतरित हो रहा था, उनको ऐसा महसूस हो रहा था, तो वो लोग कैसा महसूस कर रहे थे, उनको लग रहा था कि हाँ यही सही है। उनको ये भाषण अच्छे लगते थे और उनको लगता था हाँ ये इंसान जो है वो हमें वापस निकालेगा इन परिस्थितियों से। ठीक है, तो लोगों के मन में ऐसी भावनाएं उत्पन्न होने लगी थी। जो एक भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। यानी कि ये जो समाज था, जर्मन समाज था, वो कैसा था, वो एक भीषण समस्या से, राजनीतिक संकट से, आर्थिक संकट से गुजर रहा था। आगे देख लेते हैं, लोकतंत्र का ध्वस्त, यानी कि लोकतंत्र किस तरीके से ध्वस्त हो गया वो देख लेते हैं। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने हिटलर को मंत्रिमंडल की सबसे शक्तिशाली पद, चांसलर का पदभार संभालने को, यानी कि सबसे बड़ा जो पद था मंत्रिमंडल का वो मिल गया हिटलर को, चांसलर का पदभार, यानी उसको चांसलर बना दिया गया। तो चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। यानी कि जो वहां के राष्ट्रपति थे उन्होंने हिटलर को चांसलर का पद दे दिया मंत्रिमंडल में, यानी सबसे बड़ा पद हासिल हो गया। तब तक नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्य से जोड़ती थी। उससे पहले क्या था, जो रूढ़िवादी लोग होते थे उनको भी नाज़ी लोग अपने उद्देश्यों से जोड़ते थे। सभी लोगों को वो जोड़ते थे, सबको आकर्षित करते थे अपनी तरफ। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने, अब हिटलर के हाथ में सत्ता आ गई, बन गया वो, तो सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू किया। पहले तो वो लोगों को आकर्षित करता रहा, आप लोग मुझे जिताइए, मैं आपके अनुसार काम करूंगा। और उसके बाद क्या हुआ, जब वो चांसलर बन गया, जब सत्ता उसके हाथ में आ गई, तो उसने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। आगे 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश, उसने एक अग्नि अध्यादेश जारी किया। अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्त, प्रेस और सभा करने की आजादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। यानी उसने क्या किया, पहले तो उसने खुद से बहुत सारी सभाएं की, बहुत सारे प्रचार किए, लेकिन अब उसने क्या किया, 28 फरवरी 1933 को उसने जारी किए गए अग्नि आदेश, यानी कि उसने खुद ने एक अग्नि आदेश जारी किया जिसमें
प्रेस करना, सभा करना, इस तरह की जो चीजें थी उसको बैन कर दिया गया अनिश्चित काल तक, यानी कि लंबे समय तक रोक लग गई ऐसी चीजों पे। तो अभिव्यक्त यानी कि अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी कि अपनी शब्दों को, अपनी बातों को कहने की आज़ादी, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल तक निलंबित कर दिया। यानी नागरिकों के अधिकार होता है ना कि वो अपनी मन की बात कह सके, उनको यदि कोई समस्या है तो वो बता सकें, प्रेस करना, सभा करना, ये तो सबको अधिकार होता है, ये सारी चीजें बंद कर दी। अब मतलब उसने ऐसा क्यों किया? ताकि उसने तो प्रचार प्रसार करके वो तो बन गया, अब कोई दूसरा ना बन पाए, वही बना रहे, ठीक है। और जनता अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करेगी तो उसकी बात आगे कैसे पहुंचेगी? तो इस तरीके से इन सारी चीजों पर उसने अग्नि आदेश के द्वारा रोक लगा दिया। 3 मार्च 1933 को विशेषाधिकार अधिनियम के जरिए हिटलर को संसद के हाशिए पर ढकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने के निरंकुश अधिकार मिल गए। अब क्या हुआ? 3 मार्च 1933 को विशेषाधिकार अधिनियम पारित हो गया, ठीक है। इसके जरिए हिटलर को संसद को हाशिए पर ढकेलने और केवल अध्यादेश के जरिए शासन चलाने के निरंकुश अधिकार मिल गए। तो उसको ये भी अधिकार मिल गए। नात्सी पार्टी और उससे जुड़ी संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई, ठीक है। तो आपने देखा किस तरीके से वो काम कर रहा था। तो नात्सी पार्टी और उससे जितने भी संगठन जुड़े हुए थे उन सभी के अलावा जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, ट्रेड यूनियन थे, उन सब पे भी पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया, यानी कि सब पर उसने अपना नियंत्रण कर लिया। पहले तो वो खुद बन गया और बनने के बाद उसने सारी चीजों पे रोक लगा दी। तो ये है हमारा आज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी था और इंटरेस्टिंग भी था। चलिए देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। इस पर बेस्ड हमसे 4 सवाल पूछे गए हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हिटलर के उदय के क्या कारण थे? दूसरा प्रश्न है, जर्मन लोगों से हिटलर ने क्या वादे किए? तीसरा प्रश्न है, पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने कौन कौन से कदम उठाए? और आज का चौथा प्रश्न है, क्या मीडिया पर प्रचारित बातों और विचारों से आप प्रभावित होते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। तो ये हैं हमारे आज के सभी प्रश्न और हम लिखेंगे अब इनके उत्तर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोविड के लिए गवर्नमेंट ने आपको एक छोटा सा नोटिस नीचे दिया गया है। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी CAB संदेश। क्या संदेश है? 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो आपने देखा कि सोशल स्टडी की इस वीक में 3 वर्कशीट्स आई हैं। पहली वर्कशीट में आपको बोला गया था कि आपको थोड़ी थोड़ी देर पे अच्छे से हैंड वॉश करना है। दूसरी वर्कशीट में आपसे रिक्वेस्ट की गई थी कि आप मास्क पहन कर रखेंगे और कहीं भी जाएंगे तो मास्क पहनकर ही रखेंगे। और आज की तीसरी वर्कशीट में आपसे बोला गया है कि 2 गज और 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी है। अगर आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो आप 2 गज की दूरी को बनाकर रखेंगे, सभी से 2 गज की दूरी पर ही खड़े रहेंगे या बैठे रहेंगे ताकि आपकी सुरक्षा हो सके। जब तक कोविड खत्म नहीं होता तब तक आपको अपनी सुरक्षा ऐसे ही करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इनके। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिटलर के उदय के क्या कारण थे? उत्तर है, अर्थव्यवस्था की बदहाली। बदहाली मतलब बहुत बुरी कंडीशन। राजनीतिक खालीपन। राजनीतिक खालीपन मतलब कोई ऐसा नेता या कोई ऐसा शासक नहीं आ रहा था जो देश की समस्याओं को सुलझा सके। और समाज में गहराता जा रहा संकट हिटलर के उदय का कारण बना। तो ये हिटलर की मतलब ये जो समस्याएं थी समाज में, इसी के कारण हिटलर को आगे आने का मौका मिल गया। हिटलर एक जर्मन सिपाही था और 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली, जिसे बाद में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया गया था। और यही नेशनल सोशलिस्ट पार्टी जो थी वो आगे जाके नात्सी वाद बन गई, मतलब नात्सी पार्टी का नाम मिल गया था। और यही नात्सी का लीडर जो था वो कौन बन गया? हिटलर बन गया था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2, जर्मन लोगों से हिटलर ने क्या वादे किए? उत्तर है, जर्मन लोगों से हिटलर ने निम्नलिखित वादे किए। नंबर 1, वार्सराय की संधि में हुई नाइंसाफी का प्रतिशोध।
नंबर 2, जर्मन समाज की खोई प्रतिष्ठा वापस दिलाना। नंबर 3, बेरोजगारों को रोजगार। और नंबर 4, नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन। तो देश में ये ऐसी समस्याएं थी जिससे लोग जूझ रहे थे और यही लोगों को चाहिए था जो हिटलर ने देने का वादा किया, तो लोग प्रभावित हो गए। आज का तीसरा प्रश्न है, पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने कौन कौन से कदम उठाए? उत्तर है, पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने निम्नलिखित कदम उठाए। नंबर 1, बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं की गई। नंबर 2, प्रचार के द्वारा हिटलर को एक मसीहा, रक्षक तथा अवतारी के रूप में पेश किया गया। यानी जो नात्सी संगठन था उसने क्या किया, हिटलर को, नात्सी का लीडर कौन था, हिटलर था, तो उन्होंने, नात्सी वालों ने हिटलर को एक मसीहा, एक अवतारी के रूप में दिखाया ताकि जनता प्रभावित हो। तीसरा, लोगों को इकट्ठा कर कई प्रकार के प्रदर्शन किए जाते थे। और चौथा, आर्थिक तथा सामाजिक संकटों से जूझ रही अर्थव्यवस्था को पुनः स्थापित करने का भरोसा दिलाया। यानी हिटलर ने यह भरोसा दिलाया कि मैं दोबारा से इस मतलब आपके देश को पूरी तरीके से ठीक कर दूंगा और पुनः स्थापित करूंगा जैसे कि वो पहले था। बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की, क्या मीडिया पर प्रचारित बातों और विचारों से आप प्रभावित होते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। हाँ, मीडिया पर प्रचारित बातों और विचारों से हम प्रभावित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आप देखते हैं ना, न्यूज़ में कोई चीज़ चलती है तो हम लोग कितना ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। अब मैंने इसमें अपना पॉइंट लिखा है, आप चाहे तो अपना खुद का भी कोई व्यू है तो वो लिख सकते हैं। जैसे जब हमारे देश के सिपाही बॉर्डर पर कोई विजय हासिल करते हैं तो देश के प्रत्येक व्यक्ति के मन में देशभक्ति जागृत हो जाती है, तथा यदि हमारे सिपाहियों के साथ कोई अनहोनी होती है तो सभी लोगों के अंदर आक्रोश जागृत हो जाता है। तो आप सब लोगों को पता है कि कई बार क्या होता है कि बॉर्डर पे हमारे देश के सिपाहियों के साथ कहीं ना कहीं अनहोनी होती है और पिछले कई सालों में हुई है। उसको देख के क्या होता है, हमें कितना गुस्सा आता है, हमारे अंदर आक्रोश भर जाता है। ऐसा लगता है कि किसी सिपाही के साथ गलत नहीं हुआ है, बल्कि हमारे खुद के साथ, हमारे किसी परिवार के साथ गलत हुआ है और हमें, हमारे अंदर एक अलग सा आक्रोश आ जाता है। छोटे से लेके बड़े तक हर इंसान के अंदर आ जाता है। और वहीं जब हमारे जो सिपाही हैं वो बॉर्डर पे कुछ अच्छा करते हैं, कोई विजय हासिल करके आते हैं, तो हमें क्या होता है, बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि जंग हमने खुद ने जीती है और विजय हमारे देश की नहीं, हमारी अपनी विजय है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। या फिर आपने देखा है न्यूज़ में कई बार जैसे कि हमारे देश का कोई गेम चल रहा होता है, स्पोर्ट्स चल रहा होता है और हम जीत जाते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारे दिमाग पे ज़रूर प्रभाव डालती हैं।